एंड वेलकम बैक टू ब्ले लेना केटवल। दिस इज आयुषाज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एडेड टॉपिक। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत होते हैं। और ये आपके बुक का टॉपिक नहीं है, ये बुक से एक्स्ट्रा सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब करा है कि आपको पढ़ना है और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इससे रिलेटेड टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे बच्चों को और बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि सर ये एडेड टॉपिक लेके आओ। तो फाइनली ये टॉपिक आपके सामने है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और बेसिकली दो चैप्टर मेनली है जिसमें आपको पढ़ना है। पहला तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें आपको ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इसराइल इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का चैप्टर है, उसमें आपको फिर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय इनके बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक आखिरी चैप्टर आता है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसको इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उस चैप्टर में आप NDA 3 एंड NDA 4 के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो इन चीज़ों को आप आगे जैसे इस वीडियो में पढ़ोगे तो समझ में आ चली जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मैंने कुछ और भी चीज़ें आपको बताई हैं इस पूरे वीडियो के दौरान। कुछ कुछ मटेरियल मैंने अपने आप खुद से भी ऐड करा है, ठीक है, ताकि आंसर फ्रेम करने में आपके पास कंटेंट की कमी ना हो, ठीक है। और जो भी बच्चे जो रनिंग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो के लिए और इस चैप्टर के इस टॉपिक के लिए नोट्स पाना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सारे टर्म टू के जो मटेरियल्स हैं उसके वीडियोस, वन शॉट वीडियोस प्लस नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। आप चैनल पे विजिट करो, आपको सारे जो लेक्चर्स है टर्म टू से रिलेटेड आप उनको अवेल कर पाओगे। और प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप सारे नोट्स को डाउनलोड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर हमारे ब्ले लर्नर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं ब्रिक्स के बारे में, और ये सब कहाँ की चीज़ है? ये सब आपके न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो चैप्टर है आपका, हालांकि बुक में तो इसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, बट स्टिल न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर के नाम से उस टॉपिक उस चैप्टर का पार्ट है ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स क्या है, देखो ब्रिक्स ना एक एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब ये जो 5 अक्षर आपको दिख रहे हैं, BRICS, दरअसल ये ना शॉर्ट फॉर्म है 5 कंट्रीज के नाम का। कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की आप सिग्निफिकेंस इस बात ही समझ सकते हो कि ये पांचों कंट्रीज मिलाकर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलाकर दुनिया की ना 40% आबादी को कवर कर लेते हैं, और करीब दुनिया की पूरी जीडीपी का 30% जीडीपी इन्हीं 5 कंट्री से आता है। और इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? बेसिकली किया गया था इसलिए कि जो दुनिया भर में ट्रेडिंग रूल्स हैं एंड इवन की जो यूएस की हेजेमनी है उससे फाइट किया जा सके, ठीक है। ब्रिक्स को ना देखो आज के समय में क्या होता है 21st सेंचुरी में, कि ना ऐसा नहीं होता है कि कोई एक पावर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, या फिर जो 20th सेंचुरी में हुआ था कोल्ड वॉर के समय में बाइपोलैरिटी वाला सिस्टम था, वैसा नहीं होता। अब ना दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अब तो अमेरिका का उतना ज़्यादा हेजीमनी नहीं है, उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन निकल के आते हैं जो कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, कोऑपरेट करके। और ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हो ये उन्हीं में से एक है। और ब्रिक्स दरअसल है क्या? ये वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका एक संगठन है। अब चाहे ब्राजील को देखोगे, रशिया को देखोगे, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारे आते हैं। इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ। देखो BRIC, देखो सबसे पहले ना ब्रिक था, BRIC, ठीक है। ब्रिक जो एक्रोनिम है वो दिया गया था जिमो नोएल के द्वारा 2001 में। गोल्डमैन सैक्स नाम के इन्वेस्टमेंट कंपनी के ये डायरेक्टर थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करा था जिसका नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, ठीक है। उसमें उन्होंने ब्रिक कहा था। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में 4 कंट्री, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, देखो उन्होंने केवल ब्रिक के बारे में भी बोला है। ये जो 4 कंट्रीज है ना, ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि 2039 तक, 2039 तक ये वेस्टर्न इकोनॉमी को, वेस्टर्न डोमिनेटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो पीछे छोड़ देंगे, और ये उन सबसे आगे निकल जाएंगे। ये चारों कंट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन कंट्रीज को बोलेगा भाई सही बात होगी। 2006 में क्या होता है, ये जो ब्रिक कंट्री के लीडर्स हैं वो मिलते हैं,
G8 की एक समिट हो रही थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और वहाँ पर जो ब्रिक के जो लीडर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, उनको भी लगा कि ऐसा सही में है तो हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, एक ग्रुपिंग बनानी चाहिए, ताकि हम लोग साथ मिलकर विकास कर सकें। और वहाँ पे ये लोग मिलते हैं। दरअसल उस समय G8 की एक समिट चल रही थी। G8 मतलब ग्लोबल 8, हालाँकि अब तो वो G7 हो चुका है। G7 मतलब दुनिया की जो बड़ी जो एडवांस और इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमीज़ है ना, उनका एक ग्रुपिंग है G7। एनीवे, तो ब्रिक वहाँ पर मिलते हैं और उन्होंने फॉर्मलाइज़ करा, ब्रिक को बनाया। उसके बाद क्या होता है, साउथ अफ्रीका जो होता है उसको भी लगता है कि भाई मुझे भी आ जाना चाहिए, तो साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर दिया जाता है इन द ईयर 2009। तो 2009 से ब्रिक की मीटिंग शुरू होती है, और 2009 से आज तक ब्रिक की मीटिंग हो रही है, और ब्रिक एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर आ चुका है। तो आप कहोगे कि ब्रिक कब बना था, तो 2006 में। देखो डेट आपको याद रखना है, ब्रिक कब बना था, 2006 में। उसमें साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, तो 2009 में, राइट। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो किसी भी जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कोऑपरेशन करना, ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट हो, अकेले अकेले डेवलपमेंट नहीं हो, सबका साथ सबका विकास वाली चीज़ हो, म्यूचुअली डेवलपमेंट हो, म्यूचुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और जो ब्रिक है ना, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है। साथ ही साथ ये इंटरनल पॉलिसीज़ में नॉन इंटरफेरेंस की जो ऑब्जेक्टिव है उस चीज़ को ये फोस्टर करती है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे देशों में दखल अंदाजी करेगी, ठीक है? चाइना इंडिया में दखल अंदाजी करेगा, इंडिया चाइना में करेगा, चाइना साउथ अफ्रीका में करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इवन अगर आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनकी क्या नीयत होती है? बेसिकली वो ना इंटरफेयर करते हैं आपके जो इंटरनल मैटर्स है ना, उसमें वो दखल अंदाजी करेंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है, और ब्रिक के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये रखा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के इंटरनल पॉलिसीज़ में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये नहीं बताने जाएंगे कि आपको ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल इक्वालिटी को ये फोस्टर करते हैं, उसको उसको आगे बढ़ा के लेके चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये आप ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो, और भी कुछ कुछ आप खुद से भी इन चीज़ों को आप बना सकते हो। किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी रीजनल एंड एंड जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके कमोबेश उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। एनीवे, रिसेंट समिट की बात करें तो 11 समिट जो हुआ था वो 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद 2025 समिट बेसिकली एक बार कैंसल हो गया, और उसके बाद क्योंकि कोविड का समय था तो वर्चुअल हुआ, ठीक है? वीडियो कॉल पे मीटिंग हुई थी, रशिया ने चेयर किया था। उसके बाद 2021 का जो मीटिंग था अगेन इंडिया ने चेयर किया, और वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और 2022 की जो समिट है वो होने वाली है चाइना में। देखो ब्रिक्स का जो समिट होता है ना, वो किस प्रकार से होता है। अगर मान लो कि अभी ब्राज़ील ने किया है, तो उसके बाद फिर रशिया करेगा अगले साल का, उसके बाद इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना करेगा, और उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है? तो आप देख रहे हो 2019 में ब्राज़ील ने किया, उसके बाद रशिया कर रहा है, उसके बाद इंडिया कर रहा है, फिर चाइना कर रहा है, और 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर ये ब्राज़ील के पास चला जाएगा। तो चेयरमैनशिप एक-एक साल पर चेंज होती रहती, ठीक? और समिट भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। दरअसल इसको ना ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है? और इसका बनाने का जो विचार है ना, वो दरअसल डिस्कस हुआ था 2012 में, जो चौथी समिट हुई थी ब्रिक्स की न्यू दिल्ली में, वहीं पर ये डिस्कस हुआ था कि ऐसा कुछ हम लोग बैंक बनाते हो। और फाइनली सिक्स समिट में जो कि फोर्टलाइजा ब्राज़ील में हुआ था, वहाँ पर इसको बना दिया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बनाया, मतलब कब गया, 2014 में, क्योंकि चौथा समिट जो हुआ था 2012 में हुआ था, तो छठा समिट कब होगा, 2014 में। तो वहाँ पर फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन को पास करके उसके बाद फिर न्यू डेवलपमेंट बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था। ये बैंक है बेसिकली, ठीक है? एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये काम करता है कि दुनिया भर में जैसे जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, वो किस प्रकार से लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे ही एक ब्रिक्स बैंक हो जो कि अलग अलग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करें। और वर्ल्ड बैंक को एक तरह से चैलेंज करने वाली चीज़ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अगर आप लोन लेते हो ना, तो आपके इंटरनल मैटर में आकर दखल अंदाजी करते हैं, आपके चीज़ों में वो एक तरह से डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, आपको आपकी सॉवरेनिटी को एक तरह से लेने की कोशिश करते हैं। तो वैसा नहीं है, ब्रिक्स बैंक ने एक तरह से ये विचार रखा है कि ये जो गलत चीज़ है, ये जो गलत नीति है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से आप ये भी देखोगे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन है ना, वो ना डेमोक्रेटिक नहीं है। वहाँ पर क्या होते हैं कि यूएस के पास ज़्यादा वोटिंग राइट होते हैं, जितना ज़्यादा पैसा डालेगा उसमें,
उसके पास उतने ज़्यादा वोटिंग राइट होंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण से एक बैंक बनाने की बनाने का एक विचार हुआ था, और उसके बाद उन्होंने बना भी लिया 2014। तो ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है बेसिकली? मेंबर कंट्रीज़ का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन को फैसिलिटेट करना, और एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाना जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ, कि मतलब मेरे पास अगर कोई नॉलेज है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो मैं दूसरे के साथ शेयर करूँ, तीसरे के साथ शेयर करूँ, तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाना। और आज के समय की अगर मेंबर की बात करें करंट सिनेरियो में, तो ब्रिक्स के जितने मेंबर हैं, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो मेंबर है ही, प्लस बहुत सारे और भी कंट्रीज़ के साथ ऐड होते जा रहे हैं। बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे, ये सब भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट बता देता हूँ कि ये सब जो चारों कंट्री है ना, ये ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, ये ब्रिक्स के बैंक के मेंबर हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं, राइट? अब ये देश भी उधार वगैरह ले सकते हैं इस न्यू डेवलपमेंट बैंक से, तो केवल इस बैंक के मेंबर हैं, ठीक है? वो पूरे ब्रिक्स के मेंबर नहीं। तो ये चीज़ है, तो कोई भी यूनाइटेड नेशंस का जो भी मेंबर होगा, वो ब्रिक्स बैंक का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता है। बाकी और भी शर्तें आपको पूरी करनी होती है, तो मेंबर ये है कुछ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया लार्जेस्ट पार्ट है सोवियत यूनियन का। आपको पता है कि एक ज़माने में सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसका डिसोल्यूशन 1991 में हुआ, और उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था वो सोवियत यूनियन ही था। और उसके डिसॉल्व होने के बाद, यूएसएसआर के डिसॉल्व होने के बाद, ये स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के रूप में उभरा है। और दुनिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और जीडीपी के मामले में देखोगे तो करेंटली 11th पोजीशन पे है, 11वें पोजीशन में। इसके पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो गैसेस हैं वो इसके पास काफ़ी सारा है, जिसके कारण से ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसमें ये काफ़ी पावरफुल है। अभी जब यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही थी, तो यूरोप के कंट्रीज कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी रशिया पे, ठीक है? जब जो जर्मनी है या ब्रिटेन है, वो सब ये कहते रह गए कि हम 1 साल बाद देखेंगे कि हम रशिया पे कुछ सैंक्शन लगा पाएँ या रशिया से गैस इंपोर्ट ना करें। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है रशिया पर यूरोप के कंट्रीज की, ठीक है? कि रशिया में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स और मिनरल्स से गैसेस है ना, यूरोप उसको बहुत ज़्यादा खरीदता है, तो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से रशिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट भी है, इसके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की अगर बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इसके पास है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। P5 कंट्रीज आप जानते हो, यूएनएससी में 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें अभी इंडिया भी है, 2022 के दिसंबर तक रहेगा। और 5 जो होते हैं वो परमानेंट कंट्री होते हैं, जिसमें आपका यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 कंट्री आपके आते हैं, ठीक है? ये 5 कंट्री आपके इस P5 में आते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में चीज़ें जानते हैं। देखो, 21st सेंचुरी में कहा जाता है कि इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के तौर पे राइज हो रहा है। ऐसे भी कहा जाता है कि 21st सेंचुरी ना एशिया का है, और एशिया में भी पर्टिकुलरली इंडिया और चाइना का, तो इंडिया उसमें से एक है। तो इंडिया एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर के तौर पर राइज हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया को ना अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र में, जैसे कल्चर के रूप में, इकोनॉमी के रूप में, पॉलिटिकल रूप में, तो अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो राइज होती जा रही। इकोनॉमिक सेंस में, कल्चरल सेंस में, स्ट्रैटेजिक पोजीशन में ये बढ़ता हो जा रहा है। इसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 135 करोड़ के आसपास है, 1.3 बिलियन, बहुत बड़ी आबादी है। साथ ही साथ इंडिया ने सेट करा है कि हम लोग ना 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए। अभी जो करेंट की बात करें तो अराउंड $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है आपके पास। 3 ट्रिलियन अभी हमारे पास ना देश की जो कुल जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन के पास। और इसका टारगेट रखा गया है 2024 तक 5 ट्रिलियन रख सके। हालांकि अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बिकॉज कोविड के कारण हमें इकॉनमी को काफ़ी सेटबैक मिला था। बट ये टारगेट रखा गया था मोदी जी का जो सेकंड टर्म था, NDA 4, उसका टर्म खत्म होता है ना, 2019 से 24 तक का कार्यकाल था ना, तो 24 तक खत्म होता है ना, तो वहाँ तक का टारगेट रखा गया था इसको 5 ट्रिलियन बनाना। एनीवे, साथ ही साथ इंडिया का जो काफ़ी इंक्लूसिव कल्चर है, मतलब सभी जातियों, धर्मों और सभी संस्कृतियों को साथ में समावेशी रूप से लेकर आगे बढ़ना। और करीब 200 मिलियन पीपल हैं जो कि डायस्पोरा के रूप में। डायस्पोरा मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इंडियन लोग बाहर में होते हैं, नॉन रेसिडेंट जो इंडियन होते हैं, NRI लोग जो होते हैं, और पूरी दुनिया में फैले हुए। आज जानते हो कितना
बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, कितने बड़े बड़े पोजीशंस पे इंडियन लोग हैं पूरे विश्व में। आप देखोगे ट्विटर ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ठीक है, एडोबी ले लो, इन सब में बड़े बड़े पोजीशंस पे इंडियंस बैठे हुए हैं, लीडिंग पोजीशन पे इंडियंस बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपके सॉफ्ट पावर में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। साथ ही साथ इंडिया जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशेंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सेल्फ सफिशेंसी को आप अचीव कर चुका है, ठीक है। और इवन कि हम लोग अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, वो हम फिलीपींस को बेच रहे हैं। ताइवान के साथ हम लोग कई सारे टॉक्स में हैं। हालांकि ताइवान के साथ तो डील होना काफ़ी मुश्किल है, बट फिलीपींस वगैरह को हम लोग अपने मिसाइल्स को बेच रहे हैं और, ठीक है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया स्कीम भी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ जा रहा है। मेक इन इंडिया बेसिकली क्या है कि भारत में आके बनाओ, आप दूसरे देश में क्यों बनाते हो, इंडिया में आके बनाओ। तो इंडिया की गवर्नमेंट ना विश्व के अलग अलग कंपनी को, एमएनसीज वगैरह को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो कंपनीज इंडिया आके प्रोड्यूस करें। तो क्या होगा इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी और तो मेक इन इंडिया स्कीम सब भी इंडिया ने काफ़ी कुछ चलाया हुआ है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। नेक्स्ट कंट्री है इसराइल। इसराइल की बात करोगे तो 21st सेंचुरी में दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आता है। इसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया है। वहाँ पर डिफेंस इंटेलिजेंस देखोगे, इंटेलिजेंस सर्विस वहाँ की जो है ना, उसका नाम है मोसाद। अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हो मोसाद। जैसे हमारे देश में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, RAW, ठीक है। तो जिसको आप शॉर्ट में रॉ भी कह देते हो। पाकिस्तान में ISI है, ठीक है। अमेरिका में जाओगे तो FBI है। तो वैसे ही इस तरीके से इंडिया में देखो, इसराइल में देखोगे तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंस सर्विस है मोसाद है, बहुत 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 ज़्यादा ही निपुण और बहुत ही ज़्यादा कारगर। इनके ऑपरेशन को देखोगे तब तो दिमाग चकरा जाएगा आपका। इनकी इकॉनमी, इनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब में इसराइल बहुत बढ़िया पोजीशन पे पहुंच चुका है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन सब के दम पे और इनके बलबूते। इसराइल का जो लोकेशन है ना, आप यहाँ पर देखोगे, ये इसराइल का मैप है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक तो मैप भी है, और यहाँ की पॉलिटिक्स भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इस पॉलिटिक्स में, इस एरिया में, जो उसमें चारों तरफ से वो अरब कंट्री से घिरा हुआ है, और सभी उसके दुश्मन ही है बेसिकली, एक ज़माने से ही। चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, ठीक है। सब कहीं ना कहीं उनके दुश्मनी। और प्लस आपका जो ये हो गया, जिसके अंदर में ये आप देख रहे हो एक इलाका है जेरूसलम। तो ये चीज़ तो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, तो सभी तो इनके दुश्मन ही हैं। तो इनके बीच में इसराइल आज तक सस्टेन किया हुआ है, ये ऑल बिकॉज ऑफ इट्स प्रोनेस इन ऑल दीज स्फीयर, राइट। और दुनिया का ना अकेला एक मुल्क है जो कि ज्यूइश चाइनीज यहूदियों का अकेला मुल्क है, एक मुल्क है। हालांकि यहूदी अलग अलग देशों में है, भारत में भी काफ़ी सारे यहूदी रहते हैं, बट एक प्रॉपर यहूदी के लिए दुनिया में अकेला देश है। और अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में ये अपनी छाप अभी भी छोड़ा हुआ है। तो इसमें इसकी इन सारी चीज़ों का बहुत 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 बड़ा रोल है। तो इसराइल के बारे में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, इवन की बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को लिख सकते हो। जैसे अभी हाल में जब युद्ध हुआ था, तो उस समय किस तरह आयरन डोम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इसराइल के द्वारा, ठीक है, ताकि बीच में मिसाइल को डिक्रिप्ट करके और उसको फिर ख़त्म कर देना। तो ये सारी चीज़, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और उस चैप्टर में कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। कुछ थोड़े लेंदी हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ, ताकि एग्जाम तक आप तक पहुंच पाए। जयप्रकाश नारायण के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से आप अगर वीडियो को देख लो। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जयप्रकाश नारायण ना फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। और सोशलिस्ट पार्टी के पहले जो सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस की विधि नहीं थी, इसलिए इसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। बट बाद में क्या हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं, बिकॉज कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और उसमें ये लिख दिया कि एक ही आदमी दो अलग अलग पार्टीज का सेम टाइम पर मेंबर नहीं रह सकता। तो फिर सोशलिस्ट पार्टी अलग हो जाती है। तो इसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे इन्होंने ना, एक ज़माने में जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, अगस्त क्रांति जिसको कहते हैं, तो उसमें इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इवन कि नेहरू जी भी चाहते थे कि ये उनके कैबिनेट का पार्ट बने। हालांकि नेहरू जी से कई विचारों में ये अलग उनके विचार थे। कई चीज़ों में उनकी उनकी उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। तो नेहरू जी भी चाहते थे कि मेरे कैबिनेट में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे गलत ठहराए और मुझे मेरी कमियों को उजागर करे। नेहरू जी कहते थे कि मुझे केवल यस सर कहने वाले लोग नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो जो मेरी बुराइयों को भी उजागर कर सके और मुझे बता सके कि कहाँ गलत हूँ मैं। एनीवे, नेहरू जी ने कई बार प्रयत्न किया कि अपनी कैबिनेट में लेने का, लेकिन ये उन्होंने
ज्वाइन नहीं किया और 1955 में इन्होंने पॉलिटिक्स को भी उससे संन्यास ले लिया, उसको छोड़ दिया। वो एक गांधीयन थे और फिर भूदान मूवमेंट के अंदर में था ना, जो बिनोवा वे सबने शुरू किया था, उसमें क्या था कि जमींदारों और बड़े बड़े जो भूमि के मालिकों थे उनको परसुएड किया जाता था कि आप अपनी ज़मीनों को दे, गाँव को दे, दान दे, स्कूल बनने के लिए, तालाब बनाने के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए किसानों को। पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम था ना इंडिया में, तो बहुत सारे ज़मीन था वो कुछ ही लोगों के हाथों में आ गया था। तो ज़मीन का दान करना, भूदान मतलब ज़मीन का दान करने का एक मूवमेंट चला था, जिसमें ज़मींदारों को बोला जाता था कि आप अपनी ज़मीनों को दान करो। तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। साथ ही साथ नागा जो रिबल्स थे नागालैंड में, तो उनके साथ नेगोशिएट करना, कश्मीर में पीस को इस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ चंबल के डकैतों को सरेंडर करवाने में मदद करना। तो इन सब में इनका काफ़ी की रोल था। बाद में बिहार मूवमेंट को भी लीड करते 1974 में, जब बिहार मूवमेंट आया था, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि फूड प्राइसेस, फूड स्कैरसिटी एंड करप्शन, इन सब के कारण वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो उस समय उन्होंने लीड किया था और बाद में जब इमरजेंसी लागू कर दिया गया 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जो थे वो विरोध का चेहरा थे। ठीक है, इंदिरा गांधी का विरोध कोई कर रहा है तो जयप्रकाश नारायण, कोई लीड कर रहा है तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और बाद में जब 1977 में जब इलेक्शन की बात आती है, जब इमरजेंसी खत्म होता है तो इलेक्शन की बात आती है, तो जनता पार्टी फॉर्म किया जाता है, जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को लीड किया था, मतलब जनता पार्टी बनाने में इनका रोल था। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं उनके क्या क्या आइडियल्स हैं और उनके क्या क्या प्रिंसिपल है। तो देखो, उनका मेन जो है वो है फाइट अगेंस्ट करप्शन। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें जयप्रकाश नारायण के, तो फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा था। गुजरात मूवमेंट और बिहार मूवमेंट में इन्होंने ये वन ऑफ द फर्स्ट लीडर थे जो कि करप्शन के मुद्दे को इतने बड़े लेवल तक ले गए, और उन्होंने गुजरात और बिहार मूवमेंट में लीड किया था, लड़ाई लड़ी थी। साथ ही साथ लोकपाल की ऑफिस को इन्होंने एडवोकेसी करी थी। यही लोकपाल है जिसके बारे में आगे चल के इवन हाल के समय में अन्य हजारे सब भी कई दिनों तक स्ट्रगल करते हैं। लोकपाल मतलब बेसिकली एक ऐसा ऑफिस जो कि हायर पोजीशन, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, जब बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, नेता हो गए, एमपी एमएलए, इन सब के लोगों को अगर कोई करप्शन करते हैं तो उस पे नज़र रखने के लिए लोकपाल का ऑफिस बनाया जाना चाहिए। इसकी वकालत उन्होंने करी थी। ठीक है, साथ ही साथ वो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के काफ़ी बड़े एडवोकेट थे। वो ये बताते थे कि ना, सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी तीन लेयर्स में बटी हुई है: कम्युनिटी, रीजन और राष्ट्र। कम्युनिटी समुदाय, ठीक है, और बहुत सारे समुदाय मिलकर एक क्षेत्र बनाते हैं और बहुत सारे क्षेत्र मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, और अगर आप तीन सबको कंबाइन कर दो तभी जाकर एक ट्रू फेडरेशन बनता है, एक ट्रू देश बन पाता है। और एक संघवाद अगर देश में बनाना है तो आपको इन सबको कंबाइन करके चलना होगा, सबको लेकर चलना होगा। कम्युनिटीज़ कम्युनिटीज़ बहुत सारे मिला दोगे तो फिर रीजन, एक क्षेत्र, और रीजन को बहुत बहुत सारे रीजन्स को अलग अलग मिला दोगे तो फिर राष्ट्र बन जाए। तो ये उन्होंने कहा। टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी, संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, संपूर्ण क्रांति को लीड इन्होंने किया था। टोटल रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहते थे कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सभी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सभी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है, और आगे ले चलने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इनके आइडल्स थे, और इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ कुछ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करी, जैसे राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल मतलब, जैसे क्या होता है कि हम लोग अगर किसी एमपी को, एमएलए को चुन लिया। देखो होता क्या ना, जब आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का समय आता है ना, तो नेता लोग घर आ जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। और जब एक बार वो जीत जाते हैं तो फिर 5 साल के लिए दिखते नहीं, काम नहीं करते हैं, कहीं पर दिक्कत होती है तो वो लोग आते नहीं हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? 5 साल वेट करना चाहिए उनको हटाने का, कि अगला इलेक्शन आएगा तो इनको हटाएंगे? नहीं। ये राइट टू रिकॉल ये कहता है कि अगर आपका द्वारा जो चुना गया रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके पास अधिकार है कि आप उसको वापस बुला सको। आप ही ने उनको भेजा है, आप उनको वापस बुला सको। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ की वो वकालत करते थे। दूसरी चीज़, वो विलेज या मोहल्ला समिति बनाने की बात करते थे, कि छोटी छोटी समिति बहुत ही रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बनना चाहिए, ताकि लोग का इन्वॉल्वमेंट हो सके और हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो सके। साथ ही साथ उन्होंने ऊपर के लोगों को कहा था कि आप पॉलिटिकल स्ट्रगल में ज्वाइन करो, और पॉलिटिक्स में जो गंदगी है, पॉलिटिक्स में जो खराबियां हैं, उसको आप क्लीन करो। मतलब ऊपर के लोग बेसिकली जो मोरल कैरेक्टर के लोग होते हैं ना, उनको उन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करो। ऐसा मत समझो कि पॉलिटिक्स एक दलदल है, एक गलत जगह है, गंदी जगह है। नहीं, वो साफ कैसे होगा, भले वो गंदा हो चुका है लेकिन वो गंदी जगह नहीं है, उसको साफ करना पड़ेगा।
उसको आप लोग जो अच्छे कैरेक्टर के लोग, अच्छे एथिक्स के लोग हैं वो आएंगे तो उसको करेंगे। तो ये सब उनके पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। हालांकि वो तो सभी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते थे, कल्चरल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ऑल। ठीक है। दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो महापुरुष हैं, जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया, और इनके सोशलिज्म के आइडिया को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, ये सोशलिज्म की वकालत करते थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के आइडिया को दिया था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब ये जो सोशलिज्म है ना, ये रशिया वाला सोशलिज्म नहीं है। ठीक है। रशिया वाला कम्युनिज्म नहीं है। इन्होंने क्या किया कि ये ना ही कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और ना ही सोशलिज्म, ये बीच की बात है। ठीक है। ना ही वो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं और ना ही सोशलिज्म, वो दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो दोनों के बीच की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। ठीक है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब ऐसा नहीं कि रशिया जैसा सोशलिज्म कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम हो, वहाँ पर इलेक्शन ही ना हो, वहाँ पर पूरी तरह से स्टेट डोमिनेट करे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी के साथ सोशलिस्टिक आइडल फुलफिल करा जाना चाहिए। उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव बताए थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान होगा, बेसिकली कि सभी लोगों को खाना और घर और जो क्लोथिंग होता है, ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए। और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर बात करोगे तो सभी को डेमोक्रेसी और फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है। तो आप देख ही पा रहे होगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो सोशलिज्म का आइडिया ना ज़्यादातर इकोनॉमिक चीज़ों से जुड़ा होता है। एक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। तो ये सोशलिज्म किससे, इकोनॉमिक सिस्टम है ना, तो इसी में बात होगी कि सभी लोगों को खाना मिले, सभी लोगों को हाउसिंग मिले, सभी लोगों को क्लोथिंग मिले एंड ऑल। ठीक है। वहीं डेमोक्रेसी में क्या होगा बात, डेमोक्रेटिक आइडल में डेमोक्रेसी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। तो मतलब वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। ये ना ही कैपिटलिज्म को पूरी तरह से मान रहे हैं और ना ही सोशलिज्म को, दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चौभुज राजनीति की बात करी। उन्होंने ये कहा कि जो देश होता है या देश में जो सोशलिज्म है, देश की जो पॉलिटिक्स है, वो चार पिलर्स पे डिपेंडेंट है। वो चार पिलर्स कौन है, और इसी को उन्होंने चौभुज राजनीति कहा। चार पिलर्स कौन है, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। मतलब इन सभी चीज़ों से बना हुआ है भारत, किसी भी देश की पॉलिटिक्स और किसी भी देश का जो सोशलिज्म है, इन्हीं चारों चीज़ों पे टिका होता है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, अपने सभी को इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। विलेज का भी विकास होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, विलेज का विकास होगा तो डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा तो रीजन का विकास होगा, उस रीजन का विकास होगा तो ऐसे ऐसे अलग अलग रीजन का विकास होगा तो पूरे पूरे देश का विकास होगा। तो ये उन्होंने कहा था कि अगर सोशलिज्म एंड पॉलिटिक्स को बेटर करना है तो आपको सबको इंक्लूसिव तरीके से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव नेस की बात करी थी उन्होंने, और अलग अलग जो पिलर्स है उसको साथ में लेके बात करें। ऐसा नहीं कि एक पिलर, अब देखो घर है, अगर कोई घर बना दो आप और एक पिलर वहाँ से हटा दो तो क्या ये घर टिक पाएगा, नहीं। वही वाली चीज़ है कि बेसिकली सभी अपने ही जगह पे ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और इन्होंने चारों पिलर्स के मजबूती की बात करी थी। साथ ही साथ इन्होंने अफर्मेटिव एक्शन की बात करी कि अच्छे अच्छे एक्शंस लिए जाए, और उन्होंने ये कहा था कि ना ही केवल जो डाउन ट्रेडेड पीपल हैं, जो दलित लोग हैं या जो जिनका बहुत दिनों से दमन किया गया है, बहुत दबाया गया, केवल उन्हीं लोगों का नहीं होना चाहिए, और अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका नहीं होना चाहिए, प्लस आपके जो वेमेन है उनका भी होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि केवल डाउन ट्रोडन का नहीं होना चाहिए, केवल जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका ही नहीं होना चाहिए, जो विमेन है या जो नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनका भी, आप उनके लिए भी काम करो और उनकी बेहतरी के लिए भी काम करे जाने चाहिए, उनके इंटरेस्ट की बातें भी सुनी जानी चाहिए। मतलब विमेन और जो नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी बातें कर रहे हैं और उनके मुद्दे को भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी ऑफ सोशलिज्म की बात करी थी, और उन्होंने ये कहा था कि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज्वाइन होना चाहिए, और पार्टी ऑफ सोशलिज्म के तीन सिंबल हों। ठीक है। मतलब सोशलिज्म की पार्टी, जितनी भी सारी पार्टीज हैं उनको मर्ज हो जाना चाहिए, पार्टियों का ये सोशलिज्म होगा। जैसे इकोनॉमी में सोशलिज्म होता है ना, सारी चीज़ें मर्ज कर दी जाती है, जैसे लैंड है, रिसोर्सेज है, वो सबका, वैसे ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके तीन सिंबल होंगे, एक होगा स्पेड, स्पेड मतलब बेसिकली कुदाल, क्योंकि आपको बताया था कि आपको एफर्ट करना है, आप प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो एफर्ट करने के लिए। कुदाल लेके अगर आप खड़े हो तो मतलब क्या, कि आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो। दूसरी चीज़ वोट, वोट मतलब आपके पावर ऑफ वोटिंग को सिंबलाइज करता है। और प्रिजन, प्रिजन ये चीज़ दिखाता है कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हो, आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। तो ये पार्टी ऑफ सोशलिज्म के बारे में उन्होंने कहा था कि उसके तीन सिंबल होंगे, तीन उसके चिन्ह होंगे।
और आपको बता दूं कि इन्होंने ही जो नन कांग्रेसिज्म का आइडिया है इसको भी आगे बढ़ाया था, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय और उनके जो आइडियोलॉजी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उसके बारे में। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के जो फाउंडर लीडर्स में से आते हैं वो है एक फिलोसफर, एक सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, और भी कई सारे जो जो इनके साथ उपमाएं हैं वो लगाई जा सकती। इनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया हम लोग समझ लेते, देखो इन्हीं ने दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया। बेसिकली उन्होंने ये कहा था एक इंडिजिनस सोशो इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए जिसमें ह्यूमन बींग सेंटर में रहना चाहिए। कैसा मॉडल होना चाहिए? इंडिजिनस मॉडल होना चाहिए, स्वदेशी मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि किसी भी देश का उठाकर अपने आप इम्प्लीमेंट कर ले, नहीं। हमारे देश का अपना एक मॉडल होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो कैसा होना चाहिए? जिसमें ह्यूमन बींग सेंटर में हो। कोई भी जो डेवलपमेंट हो, कोई भी जो विकास हो, वो में इंसानों को, मानव को सेंटर में रख के तब विकास होना चाहिए, उसको सेंटर में रख के तब सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरी सारी चीज़ें जैसे पैसे को लेकर सोच रहे हो, केवल उसका विकास करो, ह्यूमन बीइंग जाए उसका पूरा नाश हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखो और तब विकास करो, ये उन्होंने कहा था। हर एक ह्यूमन बीइंग को एक डिग्निफाइड लाइफ दो, एक सम्मानजनक उनको जीवन दो। साथ ही साथ ना केवल इंडिविजुअल का बल्कि सोसाइटी का भी विकास। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का ही केवल आपने विकास कर दिया तो हो गया, नहीं। पूरे सोसाइटी का विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कई बार सुना होगा ना आपने, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए कि आगे जनरेशन भी उसको यूज कर सके। तो वही वाली चीज की इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज किया जा सके ताकि वो रिप्लेनिश हो सके, दोबारा उसको यूज किया जा सके। उनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया था उसके तीन प्रिंसिपल थे। प्रेमिसी ऑफ होल, सबका, सबको ऊपर रख के चलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, या एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को नहीं, या एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट को नहीं, पूरी पूरी सोसाइटी को, पूरे पूरे देश को लेकर चलना चाहिए। होल का आइडिया क्या था उन्होंने? उन्होंने धर्म के सुप्रीमेसी को बताया था कि सबसे ऊपर कौन है, तो धर्म। धर्म मतलब आप इसे कह सकते हो जो गुड जो एथिक्स होता है, या आप कह सकते हो कि गुड मॉरल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें धर्म में आप उसको रख सकते हो। ठीक है, एथिक्स को रख सकते हो बेसिकली। हाँ, साथ ही साथ उन्होंने सोसाइटी को ऑटोनॉमी की बात करी, मतलब सोसाइटी को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में कोई ऐसा ना होना चाहिए कि स्टेट बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहा है, नहीं। सोसाइटी को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को खुद से गवर्न कर सके। आगे भी देखेंगे हम लोग इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ थी कि सोसाइटी को ना ऑटोनॉमी देनी चाहिए। इसका मतलब क्या, कि क्लास लिस्ट, कास्टलेस और कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग क्लासेस बटे। अभी जैसे होता है ना कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि कास्ट में सोसाइटी बनी होती है, वो अपर कास्ट है, वो लोअर कास्ट है, ये सारी चीज़ें, या कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सोशल सिस्टम, राइट। और साथ ही साथ अगेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वेस्टर्न कैपिटलिज्म को और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों को ही रिजेक्ट किया था। उन्होंने इस दोनों को ही रिजेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, ध्यान से समझना इस चीज़ को, उन्होंने कहा था कि ये दोनों ही चीज़, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या सोशलिज्म हो, दोनों ना केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देता है, केवल ह्यूमन बॉडी और माइंड को ध्यान देता है, कोई सोल की बात नहीं करता है, कोई आत्मा की बात नहीं करता है। इन्होंने कहा था कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो स्पिरिचुअल वेलबींग होता है, वो मटेरियल वेलबींग नहीं होता। आप कितना भी पैसा कमा लो, हाई हाई करके, आप दिन रात करके, आप सालों लगा के, लेकिन एक्चुअल में जो आपका डेवलपमेंट होगा ना, ये एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका स्पिरिचुअल वेलबींग, आपके आत्मा का, कंसाइंस का बेटर होना, आपके सोल का बेटर होना। तो उन्होंने ये चीज़ कहा था, उन्होंने इंटरनल कंसाइंस के बारे में बात करा था, और इसको उन्होंने नाम क्या दिया था? चित्ती। मतलब प्योर ह्यूमन सोल की आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध होनी चाहिए, और इसको उन्होंने कहा था चित्ती, राइट। तो ये चीज़, ये आइडिया है किनका? दीनदयाल उपाध्याय जी का। साथ ही साथ उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस डाला था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कभी ऐसा ना हो कि मतलब एक ही जगह पे सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं और आउटपुट आपका हो रहा है, नहीं। छोटे छोटे जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह लगना, जैसे गांधी जी ने भी इस चीज़ के बारे में बात करा था। ठीक है, स्वदेशी चीज़ों का हम लोग का यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अर्थयाम की भी प्रिंसिपल दी। अर्थयाम ये कहता है, अर्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ। तो उन्होंने ये कहा था कि इसका एक्सेस होना और एक्सेस ना होना दोनों ही खतरनाक, दोनों ही आपके धर्म को खत्म करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है ना,
तो दरअसल आप अपना जो धर्म होता है, अपना जो एथिक्स होता है, आपका जो मॉरल कैरेक्टर होता है, उसका नाश होता है, उसका ह्रास होता है। और अगर आपके पास पैसा ही नहीं, उस स्थिति में भी ये चीज़ें होती, ठीक है, कि आप चोरी करने चले जाओगे या किसी भी गलत काम में संलिप्त हो जाओगे, दोनों ही कंडीशन में होता है। तो अर्थयाम की फिलॉसफी ये क्या कहती थी कि एब्सेंस और प्रोमिनेंस अर्थ का दोनों ही खतरनाक है। तो अगर आप अर्थ को बहुत ज़्यादा उसमें दे रहे हो, उसको वैल्यू, और बहुत मतलब उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, उसका एसेंस है आपके पास, दोनों ही आपके धर्म को ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ उन्होंने कहा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कमिंग टू डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस होता क्या है? देखो, अगर जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है ना लोगों का पॉलिटिक्स में, लोगों का एक हुजूम या लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो जब पॉलिटिक्स में बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्ज। अपसर्ज मतलब बढ़ना, ठीक है, पॉलिटिक्स में अपसर्ज हो जाना किसका? लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं। तो इंडिया में ना 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात होती है। पहला, जो 1950 से 1970s का दौर था, शुरुआती दौर था, जब भारत नया-नया आज़ाद हुआ था, और भारत में यहाँ पर ना पहली बार मतलब बेसिकली कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा रहा था, डेमोक्रेसी को लेके आगे बढ़ा जा रहा था। तो ये वो दौर था 1950 से 70 के बीच में, कि इंडियन एडल्ट वोटर जो थे ना, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर की पॉलिटिक्स हो, स्टेट की पॉलिटिक्स हो, लोकसभा का इलेक्शन या विधानसभाओं का इलेक्शन, सभी में जो यहाँ के एडल्ट थे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। आपने देखा होगा ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो, सेकंड जनरल इलेक्शन हो, थर्ड जनरल इलेक्शन हो, इन सब में कितने ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दिखाता है? ये चीज़ ये दिखाता है कि भारत की राजनीति एक तरह से सफल हुई, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका जो एक एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा था, यही सोचा जा रहा था कि दुनिया में ऐसे ही देशों में डेमोक्रेसी लाई जा सकती है, ऐसे ही देशों में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है जो कि प्रॉस्परस होते हैं, जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ पर एजुकेशन होता है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता है, जहाँ पर मीडिया होती है। केवल उन्हीं देशों में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होता है। गरीब गुरबे और स्नेक चामोस के देशों में ऐसा नहीं होता। भारत ने इस चीज़ को गलत ठहरा, भारत ने अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया और आज तक कर रहा है। ये चीज़ क्या बताता है कि आप गलत थे। आप जो ये सोचते हो कि केवल जो अमीर देश है, केवल जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें ही डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो आप गलत हो। तो ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज देखने को मिला 1950 से 1970 के बीच में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सेकंड डेमोक्रेटिक अपसोच कब देखने को मिला? जब 1980 में, जब एक नया सेक्शन एससी, एसटी और ओबीसी, इन लोगों का ना, जो लोअर कास्ट है सोसाइटी, इन लोगों का ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता है। आप लोगों को पता है कि 1977 के बाद ये मुद्दा कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने बीपी मंडल कमीशन बिठाया था, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट दिया था। इधर उससे पहले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में इनको रिजर्वेशन दे दिया था। तो उनका पार्टिसिपेशन धीरे 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 बढ़ता जाता है, और इवन की अलग अलग जो संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा BMCEF का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा DS4 के बारे में, आपने पढ़ा होगा बहुजन समाज पार्टी के बारे में। तो ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज किसके लिए काम कर रहे हैं? ये इन्हीं सब के लिए तो काम कर रहे हैं। और आज के समय में देखोगे तो बहुत सारी पार्टी, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, रामविलास पासवान की, और अभी चिराग पासवान है ना, उसके बाद लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, ये सब किनके राजनीति करते हैं बेसिकली, या समाजवादी पार्टी हो गई, ये सब SC ST और OBC के लिए बेसिकली राजनीति करते हैं। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और इससे क्या हुआ? इंडियन पॉलिटिक्स और ज़्यादा एकोमोडेटिव हुई, एक्सेसिबल हुई। ये किस चीज़ को दर्शाता है? कि 1980 का वो दौर ऐसा था जब जो लोअर सेक्शन के जो लोग हैं सोसाइटी के, वो ना अब एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं, और भारत की राजनीति और ज़्यादा एक्सेसिबल बनी है। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो हायर कास्ट के लोग हैं, वही उसमें, अब ये लोग भी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में बदलाव आ गए या उनका बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर हो गया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हाँ, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके एम्पावरमेंट में ज़रूर मदद मिले। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसोच की बात करते हैं, ये 1990s के बाद का दौर है, जब इंडिया में आपको पता है कि LPG पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया। 1991 में आपको पता है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको हम लोग LPG रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? ये सरकार ने बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए थे उसको लूजन किए। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी जो कंपनियां हैं जो बर्बाद हो चुकी थी, उसको बेच दिया। और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है अपने देश की इकोनॉमी को ओपन करना, ठीक है, दुनिया की अर्थव्यवस्था
जो है उनसे इंटीग्रेट होना, आप यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सको ज़्यादा बेहतर ढंग से। तो ये जब ओपन किया गया ना, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो मार्केट है उसमें क्या देखने को मिला, शिफ्ट देखने को मिला। अब जो स्टेट है ना, गवर्नमेंट है ना, वो नहीं, अब मार्केट डोमिनेट करता है। अब यहाँ पे मार्केट डोमिनेट करता है। साथ ही साथ अब गवर्नमेंट की बात नहीं होती, अब गवर्नेंस की बात होती है। अब ये बात नहीं होती कि सरकार कौन है कैसा है, अब ये बात होती है कि सरकार कितना डिलीवर कर रही है, कौन सी सरकार कितना लोगों को फायदा पहुंचा रही है। अब इस चीज पर भी क्वेश्चन उठता है, ये चीज। साथ ही साथ अब स्टेट कंट्रोलर नहीं है डंडा लेके सब चीज पे खड़ा कि आपको ये बिजनेस करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं। अब स्टेट फैसिलिटेटर है, आपको हेल्प करता है। वो केवल एक मिनिमलिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं ना, आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा कि अब स्टेट सब ना मिनिमलिस्ट गवर्नमेंट होती चली जाती है। अब वो कंट्रोलर नहीं है, अब वो फैसिलिटेटर है, वो हेल्प करती है। ठीक है, सिटीजन्स को ग्रो करने में और सिटीजन्स को नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। और साथ ही साथ इस समय में ये भी देखने को मिला कि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत बड़ा है। आप देखोगे आज के समय की राजनीति में यूथ का पार्टिसिपेशन और यूथ का जो सपोर्ट होता है बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2014 में जो मोदी जी जीते थे उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल था। राइट, तो ये सारी चीज़ें, इवन की आम आदमी पार्टी है वो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ों को करती। तो ये सब डेमोक्रेटिक अपसर्च का ही मतलब, इसको आप कह सकते हो कि हाँ, 1990 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करे, तो यहाँ पर अब मार्केट डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर अब स्टेट डोमिनेट नहीं करता। नेक्स्ट एनडीए 3 एंड एनडीए 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, एनडीए 3 एनडीए 4 किसको कहा जाता है? 2014 में जो सरकार बनी थी मोदी जी के अंदर में, पहली सरकार जो बनी थी वो। और एनडीए 4 कहा जाता है तब 2019 में बनी, जो अभी भी चल रही है। ठीक है, इससे पहले एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों जो है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी। राइट, 1998 से 99 तक चला था। और ये फिर 1999 से 2004 तक ये चला था। राइट, उसके बाद तो फिर यूपीए, यूपीए 1 और यूपीए 2 आ गया था 2 बार, तो मतलब 10 साल। उसके बाद फिर एनडीए थर्ड आई है। तो इसमें आप देखोगे तो क्या समझ में आता है, इसके रिजल्ट को अगर आप देखोगे ना, तो इसमें ये पता चलेगा कि 282 सीट्स बीजेपी को अकेले मिला। और आपको सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? आधा। 543 का आधा कितना होगा? 271.5, तो मतलब 272। मतलब आपको 272 सीट चाहिए, और उसमें से उससे ज़्यादा ही सीट बीजेपी के पास है। मतलब फुल मेजोरिटी के साथ इन्होंने सरकार बना लिया था। ठीक है, हालांकि अकेले बीजेपी नहीं है, बीजेपी के साथ और भी कुछ जो उनके सहयोगी दल हैं वो सब भी है, जैसे जेडीयू, या उस जमाने में तो लोजपा भी हुआ करती थी, हालांकि अब तो हट गई है। बट ये शिवसेना सब थी उस समय में। जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो सारी चीज़ें तो उनके साथ। तो ये जो है ना, तो ये एनडीए बनाते हैं और इसको एनडीए 3 कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ना उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। बीजेपी अकेले भी रहेगी तो सरकार चला लेगी, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी से ज़्यादा है। और वैसा ही कुछ देखने को मिला 2019 का इलेक्शन, इसमें तो उन्होंने बढ़ा ही लिया, मतलब अपना 303 सीट उन्होंने जीत लिया था। पहले था 2014 में 282, और अकेले बीजेपी ने 2019 में 303 सीट लिया। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि भारत की जो राजनीति है उसमें बदलाव आ चुका है। क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो 30 साल के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में ये देखने को मिला कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आई है विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम 1984 में राजीव गांधी की सरकार के समय में, जब वो इलेक्शन लड़े थे, तो उस समय राजीव गांधी को 415 सीट मिले थे। और उसके बाद से आप देखोगे जितने भी इलेक्शन हुए हैं 2014 तक, सब में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी है। तब कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास फुल मेजोरिटी हो, जो कि अकेले सरकार बनाने के काबिल। ये तो 30 साल के बाद हुआ कि भारत की राजनीति में कोई एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार बने। लेकिन फिर भी ये अपने जो प्रेडिसेसर्स हैं उनसे अलग है। बिकॉज होता क्या था कि पहले जो कोलिशन, ये कोलिशन ही है, एनडीए 3 और एनडीए 4 है, कोलिशन ही है। लेकिन फिर भी ये कोलिशन अपने पिछले जो कोलिशन है उससे डिफरेंट इसलिए कि पहले जो कोलिशन होते थे, चाहे आप यूपीए की बात करोगे, एनडीए 1 एनडीए 2 की बात करोगे, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट सब की बात करोगे, तो कोई भी एक पार्टी ना डोमिनेट नहीं करता था। उसमें क्या होता था कि अकेले किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो दूसरे दूसरे पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ होती। तो पहले क्या होता था कि वन पार्टी लेड कोलिशन होता, तो कोई उसमें हेड कर रहा है, लेकिन वो भी बेचारा अकेले काबिल नहीं है। जैसे 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तो उस समय कांग्रेस के पास सीट थे, तो कांग्रेस लीड कर रही थी कोलिशन को, लेकिन कांग्रेस अकेले नहीं चला सकती थी उसको। लेकिन अब क्या हो रहा है, वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन है। अब तो बीजेपी की सरकार ऐसी है कि वो बोल देगी कि भाई तुम लोग को हटना है तो हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी सरकार बची रह जाएगी। क्योंकि मेरे पास 282 सीट थे 2014 के इलेक्शन में, और 2019 में तो 330 है। तो इसको आप कहोगे सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन, कि आपके पास सरप्लस मेजोरिटी है और फिर भी आप कोलिशन में।
राइट। और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अब शुरू हो चुका है बीजेपी सिस्टम। एक ज़माने में जो कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था, अब उससे आगे चल के हम लोग बीजेपी सिस्टम में आ चुके हैं। नाउ, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये भी एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो, मोदी सरकार के बारे में इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि बहुत सारे पूर्ववर्ती स्कीम्स के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे नए स्कीम्स को भी लॉन्च करा है। जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत योजना। तो इस प्रकार के कई सारे स्कीम चलाएं। जैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सारी स्कीम्स के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2016 में स्टार्ट किया था। इसमें जो बीपीएल फैमिलीज होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो फैमिली होते हैं, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, इन सब के लिए ये एक स्कीम चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान, आप नाम से ही लगा सकते हो कि क्या होगा। क्लीन इंडिया मिशन के तहत 2014 में जब जीत के ही आए थे मोदी जी, तो उस समय इसको स्टार्ट किया गया था। भारत को एक तरह से मतलब सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ केयर को बेटर करने के लिए, मतलब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें के लिए स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद जनधन योजना 2014 में ही लॉन्च किया गया था। इसको उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जब वो भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने अनाउंस किया था। लॉन्च किया गया उसी साल। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था। अभी भी बहुत सारे भारत के जो लोग थे, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, और सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स है वो पहुंचा नहीं पा रही थी, तो उसके कारण ये लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके साथ आपको जोड़ना। तो ये सारी चीज़ है। तो इसमें क्या होता था, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते थे। ठीक है, कोई भी जाकर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकता है। उसके बाद जीरो बैलेंस मतलब आपके कोई लिमिट रखने, कोई पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक में। नहीं भी रखोगे तो भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 में लॉन्च किया गया। इसमें ये था कि गाँव के नाम से लग रहा है ना, ग्राम ज्योति, तो ये रूरल एरियाज़ में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके बाद है किसान फसल बीमा योजना। तो इसमें जो किसान होते हैं उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जिसके अंदर में अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई, मान लो कहीं पे कुछ बीमारी लग गई फसल को, फसल खराब हो गया, कीड़े लग गए, या बाढ़ आ गई, या आग लग गया, तो ऐसी स्थिति में उनको पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 2015 में लॉन्च किया गया। तो ये एक तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था कि लोगों को जेंडर के प्रति अवेयर करना और जो इक्वालिटी है उसको इंश्योर करना सोसाइटी में। उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। इसको प्रधानमंत्री ना जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, जय भी कहते हैं। तो ये 2018 में लॉन्च किया गया। तो इसमें जो चिन्हित परिवार हैं उनको 5 लाख तक के जो इलाज होते हैं वो मुफ्त होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारे स्कीम्स एक तरह से कह सकते हो कि वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, और स्पेशली रूरल हाउस होल्ड के लोग, और उसमें भी जो महिलाएं हैं, उन तक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंच रही है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ सो आई होप कि आपको ये सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। ये वीडियो आपने वन शॉट में एडेड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप ओपन है, और अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इंक्लूसिव ग्रुप है। जो पीयर्स हैं आपके, मतलब जो उसमें आपके साथ जो लोग रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर कोई डाउट में आप लोग फंसते हो तो उस समय हम लोग हैं, और हम लोग इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। ठीक है। और आपको बता दूं कि इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो नोट्स है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदर चैप्टर के भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो उस लिंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल। ठीक। तो फिर आप लोग पढ़िए और अच्छे नंबर्स ले आइए, ये हमारी शुभकामना है, और हमारी कामना है, और हमारी मेहनत भी इसी के लिए है कि आप लोग अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।